यह कहानी है एक गरीब किसान की। मथुरापुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। अपनी पत्नी रुक्मिणी, बेटी रानी और अपनी दादी माँ के साथ रहा करता था। सब हंसी खुशी से अपना जीवन गुजार रहे थे। गांव के सभी लोग आपस में मिलजुल के रहा करते थे। दिनेश के पास इस गांव में एक छोटी सी जमीन थी। वह बहुत ही परिश्रमी था। वह दिन भर अपने खेतों में परिश्रम करके सब्जियां उगाता और फिर उन सब्जियों को ले जाकर के गांव में बेच दिया करता था। सभी ग्रामवासी इन्हीं के यहाँ से सब्जियां खरीदते। इस बार दिनेश ने आलू की फसल लगाई थी। इस बार हमने बड़ी परिश्रम से आलू की फसल लगाई है। आलू की फसल की पैदावार भी काफी अच्छी हुई है। इसे हम मंडी में बेचेंगे तो हमें अच्छी आमदनी होगी। हाँ भाग्यवान, इस बार तो आमदनी काफी अच्छी होगी। बस हमें जल्दी से फसल की कटाई का काम भी कुछ दिन में शुरू कर देना चाहिए। इस बार जैसे ही पैसे आएंगे सबसे पहले दादी माँ का इलाज कराएंगे। और बारिश में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश में बहुत परेशानी होती है। घर की छत को ठीक करेंगे। हमारे घर में बारिश का सारा पानी टपकता है और घर का रखा हुआ सारा सामान खराब कर देता है। हाँ रुक्मिणी, अभी तो ठंड का मौसम भी आ गया है। छत को ठीक करवाना होगा। और बच्चे मुझसे काफी दिन से स्वेटर की फरमाइश कर रहे हैं। मैं इस बार जरूर स्वेटर खरीदूंगा। इस बार मथुरापुर गांव में मेला भी लगे हैं। बच्चे खिलौने के लिए जिद कर रहे थे। इस बार बच्चों के लिए खिलौना भी तो लेना है। हाँ दिनेश भाई, इस बार तो तुम्हारी सब्जियों की फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार तुमने बहुत परिश्रम की है। मेरा एक दोस्त शहर में है जो तुम्हारी फसल की अच्छी कीमत देगा। अगर तुम हाँ कहो तो मैं उससे तुम्हारी बात करवा देता हूँ। हाँ सुरेश भाई, क्यों नहीं, वह कहाँ पे रहता है? आप मुझे उसका पता बता दीजिए, हम जाकर उससे बात कर लेंगे। ठीक है दिनेश, अब काफी वक्त हो गया है, मैं शाम को आता हूँ। गांव वाले खुशी से बातें कर ही रहे होते हैं। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और जोर से मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल को खेतों में छोड़कर भागने लगते हैं। वह सोचते हैं कि अब बारिश खत्म हो जाएगी तो सुबह अपनी बातों पर ध्यान देंगे। अरे यह बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आलू की सारी फसल बर्बाद हो जाएंगे। हाँ भाग्यवान, यह आफत कहाँ से आ पड़ी, बस यह बारिश जल्दी रुक जाए। तेज हवा चलने के बाद बारिश के बादल किसानों पर आफत बनकर टूटे। गांव के सभी लोगों ने अपनी फसलें खेतों में रखी थी। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब सब किसान खेत पहुँचे, मूसलाधार बारिश होने के कारण सभी के खेतों में पानी जमा हो गया था। सब लोग जल भराव देखकर दंग रह गए। बारिश के कारण सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। अरे यह क्या हुआ, मेरी सारी फसलें खराब हो गई। इस बार तो मेरी पूरी उम्मीद थी, अब क्या होगा? यह देखो मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गई। यह सारा पानी खेत में भर गया है। अब हम क्या करेंगे? मेरी सारी फसलें डूब गई हैं, अब कुछ नहीं बचा है। तभी दिनेश की नजर उसके कुछ फसलों पर पड़ी जो ऊंचाई की वजह से बची हुई थी। दिनेश थोड़ी बची हुई फसलें इकट्ठा करके घर जाता है। बची हुई फसलें इकट्ठा करने के बाद बस एक टोकरी आलू ही निकल पाए। हमारी सारी आलू की फसलें बर्बाद हो गई। इतनी मेहनत से उगाई थी, लेकिन इस बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बस कुछ ही आलू बचे हैं। इससे तो कुछ दिन का गुजारा भी मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे? गांव के सारे किसानों का बहुत ही बुरा हाल है। इस ठंडी की बारिश ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। जी भाग्यवान, आप परेशान ना हो, आप हौसला रखें। अगर आप ही हौसला हारेंगे तो हमारा क्या होगा? हम कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। तभी रुक्मिणी को एक ख्याल आता है। सुनिए भाग्यवान, ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो आलू बचे हैं उसे हम कुछ बना सकते हैं। क्यों ना हम इन्हें आलू के पकौड़े बनाकर गांव में बेचे तो हमारी थोड़ी बहुत आमदनी हो ही जाएगी। हाँ रुक्मिणी, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन क्या इससे हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल भाग्यवान, इस वक्त तो ठंड और बारिश का मौसम भी है। सारे लोग गरम गरम पकौड़े खाना पसंद करेंगे। हम एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्या पता हमारी मेहनत रंग ले आए।
ठीक है रुक्मिणी, हम कल से पकौड़े बनाकर गांव में बेचने का काम शुरू करते हैं। तुम्हारे पकौड़े तो सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लोग तुम्हारे बनाए हुए हाथ के पकौड़ों को खाना जरूर पसंद करेंगे। दिनेश ने अपनी रुक्मिणी की बात मान ली। अगले दिन से ही वे दोनों मेहनत से पकौड़े बनाने लगे। सारा सामान तैयार करने के बाद दिनेश अपने स्टॉल को लेकर गांव के बाजार पहुंच गया और पकौड़े बेचने लगा। दिनेश के पकौड़े इतने स्वादिष्ट थे कि उनकी महक से ही लोग खिंचे चले आते थे और गांव के लोग मजे से पकौड़े खाते थे। तभी गांव का एक आदमी दिनेश के पास आया। क्या बात है दिनेश, तुम पकौड़े बेचने लग गए हो? क्या खेती बाड़ी छोड़ दी है तुमने? नहीं भाई, इस साल की ठंडी में बारिश से मेरी पूरी आलू की फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे पास बस यही एक काम बचा है। इस तरह ही दिन गुजरते गए और दिनेश के पकौड़े गांव के लोगों को काफी पसंद आने लगे। दिनेश ने अपनी फसल से हुए नुकसान को पकौड़े के काम से थोड़ा बहुत पूरा कर लिया था। उसका पकौड़े का काम अब ठीक ठाक चल रहा था। जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती वह घर के खर्चे में लग जाती। लेकिन अब दिनेश को पकौड़े बनाने के सामान के लिए पैसों की जरूरत थी और इसी चिंता में वह बहुत परेशान रहने लगा। दिनेश को परेशान देखकर सुरेश उसके पास आया। क्या बात है दिनेश, बहुत परेशान नजर आ रहे हो, कोई परेशानी आ पड़ी है क्या? क्या बताऊं सुरेश भाई, इस साल ठंड की बारिश की वजह से आलू की फसल बर्बाद हो गई। किसी तरह घर का खर्चा पूरा करने के लिए पकौड़े का काम शुरू किया, लेकिन अब उसके सामान के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं, पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा। अरे अगर मेरा कहना मानो तो जो गांव के सरदार जी है उससे पैसे उधार ले लो और जब तुम्हारा पकौड़े का काम अच्छा चल जाए तब सरदार जी को उसके पैसे वापस कर देना। दिनेश सुरेश की बात से थोड़ा बेबस हो जाता है और वह सरदार जी के पास पहुंच जाता है। सरदार जी, मेरी आलू की फसल इस साल सारी बर्बाद हो गई है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? उधार तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले कुछ गिरवी रखना होगा। जब तक तुम पूरे पैसे वापस नहीं कर देते तब तक वह गिरवी रहेगा। सरदार जी, अभी तो मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। बस आप कर्ज के तौर पर दे दीजिए मुझे। तुम्हारे पास तुम्हारी गांव वाली जमीन है, तुम वो जमीन गिरवी रख सकते हो। सरदार जी, मेरी तो यही जमीन मेरा सब कुछ है, लेकिन अगर और कोई रास्ता नहीं है तो मैं अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। दिनेश ने सरदार से पैसे लेकर अपने घर आया। उन्हीं पैसों से पकौड़ों के लिए सामान खरीदा और अपने काम को फिर से शुरू किया। रुक्मिणी, मैंने सरदार जी से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। क्या तुमने जमीन गिरवी रख दी? तुम्हें पता है ना सरदार कितना लालची और चालाक आदमी है। अगर हम वक्त पर उधार वापस नहीं करेंगे तो वह हमारी जमीन ले लेगा। मुझे पता है रुक्मिणी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम बहुत मेहनत करेंगे और वक्त पर पैसे वापस कर देंगे। अब धीरे धीरे उसके पकौड़ों का काम चलने लगा और उसके पकौड़े की कमाई बहुत अच्छी होने लगी। थोड़े ही दिनों में दिनेश ने इतने पैसे कमा लिए कि वह फिर से अपनी फसल तैयार कर सकता था। उसने बीज खरीदकर अपने खेतों में खेती शुरू की और बहुत मेहनत के बाद दिनेश की परिश्रम रंग लाई और कुछ समय में ही उसकी फसल बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई। सरदार बहुत ही धूर्त और चालाक आदमी था। वह अक्सर लोगों को कर्ज पर पैसे देकर उन्हें ठगने में लगा रहता था। सरदार की नजर हमेशा दिनेश की जमीन पर थी। वह किसी भी तरह दिनेश की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। एक रात उसने अपने भैंसों को भेजकर दिनेश के खेतों में धान बिखेर दिए ताकि वह उसकी फसल को बर्बाद कर सके। दिनेश जब रात को खेतों की देखभाल करने आया तो उसने देखा कि
उसकी फसल बर्बाद हो रही है। उसने अपने खेतों से भैंस को हटाना शुरू किया। भैंस दिनेश की ज्यादा फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि समय रहते ही दिनेश ने उन्हें हटा दिया था। शोर सुनकर रुक्मिणी भी वहां पहुंच जाती है और खेतों की ऐसी हालत देखकर वह कहती है, देखो हमारी फसल बर्बाद हो गई, यह किसी दुश्मन का काम है, यह जरूर सरदार ने ही किया होगा। तुम्हारी बात ठीक है, यह जरूर सरदार का काम है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अब खेतों का और भी ख्याल रखूंगा ताकि सरदार मेरे फसल बर्बाद न कर पाए। दिनेश ने फैसला किया कि अब वह खेतों का और भी ज्यादा ख्याल रखेगा ताकि वह अपनी फसल का सही तरीके से ख्याल रख सके। अगले दिन जैसे ही सरदार को पता चलता है कि दिनेश की फसल को बर्बाद करने की उसकी यह चाल कामयाब नहीं हुई, तो वह नई चालें सोचने लगता है। इस दिनेश को तो मैं मासूम समझ रहा था, लेकिन यह तो बहुत ही चालाक निकला लगता है। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब मुझे दूसरा तरकीब सोचना होगा। कुछ दिनों बाद एक दिन सरदार अपने साथ जहरीली दवाइयाँ लेकर दिनेश के खेत में जाते हैं। वह उन जहरीली दवाइयों का छिड़काव करके दिनेश की फसल को बर्बाद करना चाहता था। जैसे ही सरदार उन जहरीली दवाइयों का छिड़काव करने जाता है तो रुक्मिणी उसे देख लेती है। रुक्मिणी को पहले से ही यह अंदाजा था कि सरदार जरूर कोई गलत काम करेगा, इसलिए वह पहले से ही सरदार पर नजर रखे बैठी थी। यह सरदार सुधरने वाला नहीं है, यह फिर से आ गया, न जाने अब मेरी फसल को क्या नुकसान पहुंचाएगा। लगता है कि इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये ऐसे सुधारने वाला नहीं है, अभी बताती हूँ मैं इसे। रुक्मिणी ने सरदार को पीछे से एक जोरदार डंडा मारा। डंडा पड़ते ही सेठ एकदम से जमीन पर गिर जाता है। रुक्मिणी ने शोर मचाया और गांव वालों को बुला लिया। उसने सबको सरदार के मकसद के बारे में बता दिया। देखो गांव वालों, सरदार हमारे फसल को बर्बाद करने जा रहा था। यह हमारे फसलों में जहरीली दवाइयां मिलाने की कोशिश कर रहा था, जिससे हमारे सारे फसल खराब हो जाते और हम इससे अपना कर्ज वापस नहीं दे पाते। कर्जा ना देने की वजह से यह हमारे जमीन पर कब्जा कर लेता। गांव वालों ने देखा कि सरदार के हाथ में सच में एक जहरीली दवाई की पोटली थी, जिससे वह दिनेश के फसलों को बर्बाद करना चाहता था। सरदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिनेश की मेहनत को बर्बाद करने की? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमेशा से ही लोगों का फायदा उठाने की कोशिश में लगे रहते हो, लेकिन आज तो तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई। मैं माफी चाहता हूँ गांव वालों, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की, दिनेश की सारी फसल बर्बाद कर दी। दिनेश भाई, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया हूँ। मैं लालच में आ गया था, मैं जुबान देता हूँ कि अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सरदार जी, आपकी माफी का हमें कोई भरोसा नहीं है। आप माफी के लायक नहीं हो, इसलिए हम आपसे कभी उधार नहीं लेंगे और न ही आपकी किसी चालाकी का शिकार बनेंगे। अब गांव वालों के सामने दिनेश की सच्चाई और सरदार की बेईमानी और चालाकी भी सामने आ गई। सेठ बेबस होकर गांव वालों के सामने सिर झुकाकर चुपचाप वहां से चला गया। अब दिनेश ने अपनी फसलें बेचकर सरदार का सारा पैसा वापस दे दिया। जो सरदार को अपनी जमीन गिरवी रखी थी उसे भी वापस ले लिया और इस तरह दिनेश की मेहनत और सच्चाई ने उसे बहुत कामयाब कर दिया। अब दिनेश अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा।